एमसीक्यू में बहुत हेल्प, दैट थिंग विल हेल्प अस इन एमसीक्यू, 1 मार्क एमसीक्यू। अच्छा ये पता हुआ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होंगे? एक ना आपके सीबीएसई में 9th को तो कहा है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्वेंट स्कूल में, तो अगर 9th को कहा है तो ऑफ कोर्स वो 10th के बेसिस पे ही होगा। कुछ क्लैरिटी की है क्या होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन? ठीक है, नहीं सर्च करो। तो यू हैव एमसीक्यूज में मैंने आपको कहा था कि जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब कि साइड्स में कोई रेशियो होगी। ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ 2 ट्रायंगल्स बीइंग सिमिलर, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो एबीसी और ये पीक्यूआर, छोड़ दो इसको गुशान। ठीक है, तो अब मैंने लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। मतलब साइड्स की रेशियो फिक्स होती है। मतलब अगर मैंने कहा इसमें 2 है तो आई टेक इट एज 6, इफ दिस इज 4 दिस विल बी 12 एंड दिस इज 5 दिस विल बी 15। क्या रेशियो लिया मैंने? क्या रेशियो लिया? मैं क्या कर रही हूँ, हर एक ट्रायंगल में साइड्स को 3 टाइम्स, इसको 3 किया, यहाँ 1/3 किया, तो ऑफ कोर्स द रेशियो इज 1/3। तो जो रेशियो साइड्स में होती है द सेम रेशियो वी से इट विल बी ऑफ द मीडियंस, ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। समझ में आ गया? जो रेशियो साइड्स में होती है वही रेशियो मीडियंस में होगी। मतलब मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, जो रेशियो इन दोनों में है वही रेशियो ऑल्टीट्यूड्स की होगी ट्रायंगल की, और वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर्स की होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्योंकि वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करते, जरूरी नहीं है हर एक ट्रायंगल में वर्टेक्स से स्टार्ट करें, इसलिए उनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसलिए यहां पर हम उसे एज सच लिखते नहीं। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन अपॉन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। समझ में आ गया? ये ना जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना तो उस चीज में ये हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अब है या नहीं है, लेकिन हाँ, इफ वी नो द रेशियो ऑफ मीडियंस वी हैव द रेशियो ऑफ साइड्स एज वेल। क्लियर हो गया? और ये चीज ना आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल नंबर 8 में प्रूव भी की है। एग्जाम्पल 8 में आप यही चीज को प्रूव कर रहे हो। आप क्या प्रूव कर रहे हो कि ट्रायंगल एबीसी के जो साइड्स है उसी 2 ट्रायंगल्स के आपने मीडियंस लिए, उनकी रेशियो सेम हो रही। ठीक है ना? जो आप प्रूव कर रहे हो ये ले लो, ये अगर ये नहीं चलता दिस विल वर्क, दिस विल वर्क। समझ में आ गया? स्मूथ नहीं होगा, देर से बना। इतना क्लियर है बच्चे सबको? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन 12 भी आई थिंक कर लिया था। क्वेश्चन 12 डन। नेक्स्ट विल डू क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद एक वर्कशीट करवाऊंगी जो आपकी 1 मार्क्स पे बहुत जरूरी है। वो करने के बाद आपको ट्रायंगल्स का टेस्ट डिस्कस करवा दूंगी। होपफुली आपकी क्लास 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगी। आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 13, उसने पता क्यों बोला कि टाइम सेव करो, अभी टाइम लग जाएगा, है ना? हाँ, 13th क्वेश्चन में है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ना फिगर नहीं दी हुई है, तो अगर पेपर में भी आएगा तो ये विदाउट फिगर ही आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो फिगर आ जाए तो अच्छा है, वरना विदाउट फिगर भी आ सकता है। तो उसने कहा है D इज अ पॉइंट ऑन ट्रायंगल BC ऑफ ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC कोई भी ड्रॉ करो। D is a point on side BC such that ADC, तो उसने ADC को ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, ADC को ज्वाइन किया, so then this is ADC is equal to angle BAC। D is a point on
side ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. हाँ जी, क्यों लेट है हम? मैंने कहा अंदर आओ, क्यों लेट है हम? क्यों लेट है? कहाँ घूमने गए थे? बैठो। D is a point on side BC such that angle ADC, और तुम्हारा तीसरा वो कहाँ, चौथा वाला कहाँ है तुम्हारा वो? क्यों? साइंस क्लास में आया था? हाँ, साइंस क्लास में आया नहीं कोई भी? क्यों? इसलिए नहीं कहते? चलो बच्चे, triangle ABC, D is a point on side BC such that angle ADC is equal to angle BAC, और हमें प्रूव करना है यहाँ पर show that. So to prove it says CA square is equal to CB into CD. आपको सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल, दो एंगल सेम दे दिए, कोई पैरेलल साइड नहीं दी। डीपीटी होगा ना, अगर क्वेश्चन में लगता हुआ तो पैरेलल कुछ ना कुछ दिया होगा। समझ में आ गया? कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की होगी, यहाँ पे एडी लगता है किसी को पैरेलल होगी ट्राइंगल की किसी साइड को, तो इसका मतलब जब आपको दो एंगल सेम दे दिए तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही लगनी है, ठीक है? और वो क्लू कहां से मिलेगा? दो एंगल्स इक्वल कौन से दिए हुए हमें? एडीसी, एबीसी, यही दो ट्राइंगल्स बने। समझ में आ गया? एंगल का नेम देखो, उसने लिखा है एंगल एडीसी, तो आपको ट्राइंगल भी कौन सा लेना है? एडीसी। उसने साथ में लिखा है बीएससी, बिकॉज नाउ दे फॉलो 1-to-1 सिमिलैरिटी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो की जाती है नाम लिखने में भी, तो ट्राइंगल भी कौन सा लेंगे? बीएसी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ दिया होगा। बहुत कम चांस है नहीं दिया होगा, उसमें भी हम देख लेते हैं। तो आई विल टेक इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। बीपीटी लगती है पैरेलल लाइंस में, लिख लो बीपीटी का मतलब हमें पैरेलल लाइंस दी होगी। तो जब जहां पर पैरेलल लाइंस दी है सिमिलैरिटी तो लगती है, लेकिन हो सकता है रेशियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मांग रहे हो थ्योरम, तो हमने वो यूज कर ली। समझ में आ गया? लेकिन जब आपको पैरेलल दिया ही नहीं हुआ है और ट्रायंगल की फिगर दिख रही है, तो आई नो कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही लगना है, बिकॉज मैं क्लास 10th में हूँ, चैप्टर 6 ही है ट्रायंगल्स का, और कहीं ट्रायंगल्स नहीं आते, और चैप्टर 6 में सिमिलैरिटी है, पाइथागोरस भी डिलीट हो गई। समझ में आ गया? तो इन ट्रायंगल एडीसी, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलैरिटी के लिए सबसे इजी वाली रूल क्या था बताओ? हाँ जी आरुष, कैमरा ऑफ करो। सिमिलैरिटी के लिए सबसे इजी वाला प्रूफ क्या होता है? एंगल, एंगल, राइट? सो वील टेक एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इन दोनों में हम कौन से एंगल्स लेंगे बताओ? एक तो गिवन है, और दूसरा देखो नाम में, देखो सी और सी वर्टेक्स कॉमन दिया हुआ है। समझ में आ गया? एक एंगल बीएसी, एक एंगल एडीसी, दो एंगल्स लेने हैं। दूसरा एंगल क्या होगा? अब एंगल ए को एंगल बी के साथ किया, एडीसी का एंगल ए एंड बीएसी का एंगल बी। कुछ नहीं पता इसके बारे में, है ना? इसको छोड़ देंगे कि इसके बारे में भी डोंट नो एनीथिंग। हमें दिया हुआ है डी, डी और ये वाले को तो पहले कहा है इक्वल है, फिर उसने कहा है एडीसी का एंगल सी, ये वाला, और बीएसी का एंगल सी, दोनों क्या हो गए? कॉमन। तो आई राइट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। समझ में आया बच्चे? अब दो एंगल्स इक्वल करने हैं, आपने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हुई है, उसी से एंगल्स को कंपेयर करो कि मेरे पास कुछ है कि मैं इनको इक्वल कह सकती हूँ। कैन आई कंपेयर दीज टू? एडीसी और बीएसी को मैं कंपेयर कर सकती हूँ, हाँ वो तो गिवन ही है। फिर तीसरा मेरे पास बचा डीसीए, और यहां से आ गया एसीबी, दिस इज कॉमन। एक ट्रायंगल था अपने पास ये छोटे वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल था ये पूरे वाला, उसमें एंगल सी क्या हो गया? कॉमन। ए का पोर्शन कॉमन है बच्चे, पूरा एंगल बीएसी में ये है।
अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको हटा दो ना तो आपका एडीसी का कोई वजूद नहीं रहता। तो आप क्या करते हो जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे हो, आपने इन दोनों चीजों को अलग कर लिया। ये है ए, ये है डी और ये है सी। मैंने इसमें से एडीसी को हटाकर यहां कर दिया। अब आप कह रहे हो ये एंगल इस पूरे के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल तो इस ट्राइंगल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पार्ट था इस पूरे का, तो इसका एंगल है ये, लेकिन इसका एंगल नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमने प्रूव किया ये इसके इक्वल, पर हमारे पास कोई एक वो नहीं है कि कैसे, क्यों, हमारे पास वो रीजन नहीं है कि क्यों इसके इक्वल है। हाँ, ये डिराइव हो सकता है लेकिन ये गिवन नहीं है। तो ये वाला एंगल दोनों का कॉमन, समझ में आ गया। सो ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी, और हमने लगाया है ए सिमिलैरिटी रूल। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आपका ये 1 to 1 सिमिलैरिटी लिखा हुआ है, 1 to 1 नहीं दिया हुआ ना, तो आपने क्या करना है, एंगल्स को देखना है कि मैंने कौन से एंगल सेम किए थे। यहाँ पे एंगल डी लिया था और उधर वाले में एंगल ए लिया था, समझ में आ गया। दोनों के सी सी कॉमन है, इसमें बचा ए और इसमें बचा बी। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर एंगल्स के साथ बहुत इजी हो जाती है। बाय चांस आपको साइड्स दी है, तो मैंने क्या समझाया था, अगर साइड्स कॉरेस्पॉन्डेंस में दी हुई है, साइड्स की रेशियो दी हुई है, तो कैसे लिखेंगे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। साइड्स के ऑपोजिट में क्या देखते हैं, एंगल्स। जो साइड के ऑपोजिट का एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया इतना हमें, ये रूल याद रखना। एंगल्स के साथ तो लिखना बहुत आसान है। अगर आपको बाय चांस साइड दे दी और नहीं समझ में आ रहा तो साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ले। अब देखो मैंने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है ना, इफ आई एम वेरी श्योर ऑफ माई 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, इसी से आई विल हैव द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, मैंने एडी लिख दिया, साथ में बी ए। अब क्या लिखूंगी, कौन सी साइड लिखूंगी, डीसी अपॉन एसी। समझ में आ गया। तीसरी साइड कौन सी होगी, एसी अपॉन, पहले तो तीनों को लिख लो, सीपीएसटी, फिर भी ठीक है, पर अगर आपको पता होना चाहिए कि आपने ये बनाना है सीपीएसटी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर। सो नाउ आई विल टेक दीज टू, अपने क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एसी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इन दो रेशियोज को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू बीसी, हेंस रूट। समझ में आ गया। इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन नंबर 12 आपस में काफी हद तक सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन 12 इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्वेश्चन 14 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, सबने लिख लिया, ये आरुष आपने लिख लिया है। यस मैम। नेक्स्ट विल कम टू क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स ए बी ए सी, मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो तीन चीजें मेंशन की हैं उसने, ट्रायंगल ए बी सी, इसकी साइड ए बी ए सी और एक मीडियन है ए बी, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो ए बी के साथ आएगा, ए बी के साथ आएगा पी क्यू, ए सी के साथ आएगा पी आर, और ए डी के साथ क्या आएगा, ठीक है। आपको ए बी दिया है, उसके साथ पी क्यू दिया है, यहां से ये ए सी दिया और साथ में पी आर दे दिया, और फिर ये हमें मीडियन सा दिया। इन तीनों की रेशियोज हमें प्रोपोर्शनल दी है। 12th में क्या था,
क्वेश्चन नंबर 12 में अगर चेक करो तो क्या था, पता क्वेश्चंस को करना जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन में आपस में फर्क क्या है, क्योंकि ये तो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो, पता होगा क्वेश्चन 12 में ये है, क्वेश्चन 14 है। पेपर में क्या होता है, कोई भी एक उठा के आ जाता है, वहां होते कंफ्यूजन, अच्छा ये 12 था या 14 था। तो समझना है दोनों में डिफरेंस क्या दिया हुआ है। वहां पर आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी अपॉन पी क्यू, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ बोलो, एडी और पीएम, ये भी मीडियंस थे, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी चीज उसने दी हुई थी बीसी अपॉन क्यू आर, यहां पर आपको ये वाली साइड दी थी, यहां पर हमें क्या कर दिया, जो ये थर्ड साइड है ना एसी, वो दे दिया। इससे फर्क क्या पड़ा, आपने क्या किया था पिछले वाले इस वाले ट्रायंगल में, आपने ना इन तीनों को यूज करके ये कह दिया था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये लिख दिया था हमने, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन, क्लियर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि इन दोनों की रेशियो, फिर हमने ये पार्ट्स ले लिए थे, इसकी रेशियो और ये मीडियन की रेशियो, ये सेम हो गई, उसकी वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और इंक्लूडेड एंगल लेकर ना बड़े वाले ट्रायंगल्स को इजीली हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। यहां पर आपको ये थर्ड साइड दी हुई है, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूव करती हूं, इस बी को लेकर मैं एसएएस रूल नहीं लगा सकती। ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो जाता है कि जब मैंने ये दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, उससे मैंने कहा एंगल बी और एंगल क्यू सेम है। अब इस बी और क्यू को लेने के बाद मैं ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकती हूँ। समझ में आ गया, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 14। वहां पर वो इंक्लूडेड बन गया था एंगल, यहां पर इंक्लूडेड नहीं बनेगा, ठीक है। चलो लिखो इसको कैसे करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी, वैसे चांसेस कम ही होते हैं कि ये क्वेश्चन आए, पर अगर आ गया 4 मार्क्स में तो क्या करोगे, है ना। चलो, ट्रायंगल एबीसी लिखो पूरा इसमें, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR such that AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. AD and PM are the medians. ठीक हो गया इसका, to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. To prove triangle ABC is similar to triangle PQR. Arish is here. हर्षित नहीं आया, वंशिका, साकेत भी आया है, कन्वर करने। क्लियर हो गया। अब इसमें आएगी कंस्ट्रक्शन, दोनों ही ट्रायंगल्स में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम डी ड्रॉ DE पैरेलल टू AC। DE पैरेलल ड्रॉ कर दो, या अच्छा कंस्ट्रक्शन ये भी कर सकते, ड्रॉ DE पैरेलल टू AC। पैरेलल किसको है, इन ट्रायंगल PQR फ्रॉम M ड्रॉ MN पैरेलल टू PR। समझ में आ गया, पैरेलल ड्रॉ करना है, फिर थोड़ी सी नाइन्थ याद करनी।
पढ़ाई की थी 9th में, ज्योमेट्री सारी पढ़ाई की थी, याद कुछ नहीं है ना। 9th में ना एक चैप्टर था ट्रायंगल्स नहीं क्वाड्रिलेटरल्स का, उसकी सेकंड एक्सरसाइज थी, उसमें एक रूल पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। हाँ, कन्वर्स भी था, वो याद है ना, बस उसको याद करना है और कुछ नहीं हमें करना, याद है ना। हाँ हाँ, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, राइट। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हमने ई पैरेलल, वैसे तो जो आपके स्कूल में प्रूव करवाया उसमें मैम ने ना ये मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाया है, तो आई थिंक आप पूछ लेना कि मैम अगर पैरेलल लेके कर लें, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन है, इन एनी केस हम प्रूव तो करेंगे ही। अगर आपने ई को मिड पॉइंट ले लिया तो हम डी ई पैरेलल टू एसी करेंगे, अगर मैंने पैरेलल ले लिया तो मैं ई मिड पॉइंट प्रूव करूंगी। इतना लिख लिया हम सबने, बिकॉज आई नीड टू रेज दिस देन आई विल स्टार्ट विद द प्रूफ, एक ही पेज पे चाहिए प्रूफ मुझे। कर लिया है, इतना लिख लिया सबने कंस्ट्रक्शन तक। चलो पहले तो इसमें हम थोड़ा सा अपना 9th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स का मिड पॉइंट थ्योरम, और वो हमने ना पिछली एक्सरसाइज में प्रूव भी किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के साथ ही हमने प्रूव भी किया था, उसी चीज को हम आगे ले रहे हैं। इसमें मैं क्या ले रही हूँ प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है ना, और DE इज पैरेलल टू AC, ये हमने लिया था कंस्ट्रक्शन से, और ये मुझे था गिवन, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E is the midpoint of A, ठीक हो गया। E is the midpoint of AB, ऐसे लिखोगे। सिमिलरली in triangle PQR, N is the midpoint of PQ, पहले हमने इसको मिड पॉइंट प्रूव कर दिया दोनों को। फिर मुझे पता है दैट DE will be equal to half of DE will be equal to half of AC, ठीक है। और यहाँ पर MN is equal to half of, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। रेशियो हमें दी हुई है ट्रायंगल्स में, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन P, ये है गिवन, ठीक है। AB को मैं लिख रही हूं 2AE, लिख सकती हूँ। PQ को लिख रही हूं 2PN, समझ में आ गया। AC को लिख लिया 2DE, PR को लिख लिया 2MN, और AD को एज इट इज रहने दिया। समझ में आ गया क्यों? E मिड पॉइंट था तो AB जो है वो AE का डबल है, N मिड पॉइंट था, PQ PN का डबल है। ऐसे ही AC और PR को आप ऑलरेडी पिछले मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करके आए हो कि ये 2DE है और 2MN है, और AD PM को रहने दिया, ये कैंसिल हो गए। तो मेरे पास रूल बनकर आ गया, AE अपॉन PN इज इक्वल टू DE अपॉन MN इज इक्वल टू AD अपॉन
PM। मतलब मैं क्या ले रही हूँ, मैंने AM क्यों लिख दिया यहाँ पे ठीक है, मैं लिख रही हूँ AE अपॉन PM PN, फिर लिख रही हूँ DE अपॉन MM, और फिर लिख रही हूँ AD। समझ में आ गया कि इस चीज से मैंने क्या प्रूव कर दिया, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, AED एंड PNM। तो बाय कौन सा रूल, बाय SSS सिमिलैरिटी रूल। इसको प्रूव करने का और भी वे है, बट दिस आई फाउंड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द इजीएस्ट वन, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं प्रूव करते। बाय SSS सिमिलैरिटी प्रूफ हमारे पास है ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNM। क्लियर हो गया। अब इसको करने का बेनिफिट क्या था, यहाँ पे इस एंगल को 1 लो, इस एंगल को 2 लो। तो मैंने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPST। समझ में आ गया, ठीक है ना। इस वाले एंगल को लिया 3, इस वाले एंगल को लिया 4, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दिया, अगर 3 और 4 को भी इक्वल प्रूव कर दो तो हमारा पूरा एंगल A और एंगल P इक्वल हो गए, S से S लग जाएगा। अब इसके बाद लिखना कुछ नहीं होता, वाई से कन्वीनियंट है क्योंकि अब लिखना नहीं, अब बस सिमिलरली करके एक लाइन चिपकानी है, हमारा प्रूफ हो गया कि जो चीज हमने DE के साथ की है वही यहाँ पर DF ड्रॉ करके प्रूव कर दो। लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली बाय ड्रॉइंग DF पैरेलल टू AB। अब ठीक है ना वंशिका, DF पैरेलल होगा AB को, ठीक है। बाय ड्रॉइंग DF पैरेलल टू AB वी कैन प्रूव एंगल 3 एंड, और यहाँ पर हमने MN लिया था ना, MS ले लो, R तो है ही है, MNOPQR, तो MS पैरेलल टू PQ। Similarly, by drawing DF parallel to AB and MS parallel to PQ, we can prove angle 3 equal to angle 4। कि जो चीज हमने यहाँ पर DE और MN को प्रूव करके की है ना, पैरेलल ड्रॉ करके हमने इस एंगल 1 और एंगल 2 को कर दिया, आप ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो पैरेलल, और इसको पैरेलल ड्रॉ कर लो, आपका 3 और 4 भी इक्वल आ जाएंगे, पूरा वही सेम प्रोसेस लेकर, है ना। पूरे स्टेप्स आप फॉलो करो, जैसे आपने यहां से DE पैरेलल MN किया था, यहाँ DF और MS पैरेलल ड्रॉ कर दो, फिर आप ये 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हो जो साथ वाले बने इसके, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए, उससे 3 और 4 आ गया, है ना। समझ में आ गया, ये कन्वीनियंट हो जाता है। इसको लिया 1, इसको लिया 2, एड 1 एंड 2। समझ में आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एक मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है हमने, उससे 2 छोटे ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल QPR। 1 और 3 को ऐड किया, 2 और 4 को ऐड किया, BAC विल बी इक्वल टू एंगल QPR। समझ में आ गया इतना। अब बताओ इन 2 ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे, राइट। दिस आई फाइंड, अदरवाइज जो आपको ऑनलाइन इसके प्रूफ्स मिल जाएंगे ना जो है वो थोड़े लंबे हैं, ये मुझे सबसे कन्वीनियंट लगा, ये DAV में प्रूफ करवाते हैं जो आपके मैम है, कौन से मैथ्स के मैम, टीचर, सर नहीं है, टीचर भी होंगे, हाँ शबीना शायद, वो 11th 12th को भी करवाते हैं क्लासेस, जो 11th 12th को भी पढ़ाते हैं। ये ना 2019 में थे एंड शी डिड दिस प्रूफ। वो मैम बहुत अच्छे थे, उनकी वर्कशीट्स वगैरह बहुत अच्छी होती थी।
अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे क्लास में। और वो कहता ना कि टीचर पढ़ा रही है, मन से पढ़ा रही है, पता लगता था कि हाँ वो अच्छे से पढ़ाती है, हर एक डाउट सॉल्व करती थी, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी मैम से पूछो तो मैम देते थे, करवाते थे सॉल्व। तो उनका ये प्रूफ था विच आई लाइक वेरी मच कि हाँ नहीं अच्छा प्रूफ है और बहुत कन्वीनियंट है। कौन सा नाम, मुझे नाम नहीं आता। टीचर का मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज समथिंग विच, हाँ ये सब में होता है, हम टीचर को बोलते कुछ नहीं आता, हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, या तो हमें उनसे ज्यादा आता हो, है ना? हाँ, कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। चल अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, वो एज्ड है काफी, मैं स्मृति से पूछूंगी, उसने बताया था मुझे, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? तो वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंगल बी ए सी। आप ये सोचो, टीचर पढ़कर इतना आई है आपको पढ़ाने के लिए, उसमें आप कहते हो कि उनको नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही ऐसा हो चुका है। हमारा एटीट्यूड क्या हो चुका है कि हम पढ़कर आ रहे हैं वहां पे ट्यूशन वाले मैम से, उन्होंने सर ने या बोल दिया, टीचर ने बोल दिया आपको तो आता ही नहीं, उनको तो पढ़ाने ही नहीं आता है। ऐसा कैसे? आप पढ़ने वाले मोटिव से नहीं बैठते हो। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th आई रिमेम्बर, एक टीचर हमारी ना नहीं आई थी और बच्चों ने बहुत तंग करते थे क्लास के, मतलब पीछे बैठकर डेस्क पे तंग करना, कुछ भी ऐसे वैसे सवाल पूछने। हर ओनली डिफिकल्टी थिंग बहुत हर उसकी सिर्फ एक थी, वो मैम क्या थे, शी वाज में हिंदी और पंजाबी बैकग्राउंड थे, तो वो स्कूल से मैच करने के लिए शी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है ना, बच्चे बैठे हुए 11th के और सब इंग्लिश मीडियम बैठे, तो सब उनको ना सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मैं इंग्लिश में बात करूं। तो शी यूज्ड टू से सम वर्ड्स जो कि ना बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन वाइज गलत होते, तो इस वजह से मजाक उड़ाते थे सब उनका। बिजनेस स्टडीज नहीं, अभी भी मैम है वो, पर हाँ विद टाइम वो इम्प्रूव कर गए। बट होता क्या है कि सिर्फ इस वजह से ना आप में एक प्रेजुडिस आ जाता है कि नहीं नहीं मैम तो पंजाबी मीडियम से है, वो क्या पढ़ाएंगे, उनको नहीं आता होगा। आप टीचर को ना इन सब चीजों से उठकर देखा करो, बिकॉज आपको जो नहीं आता ना, हो सकता है टीचर को उससे ज्यादा ही आता होगा आपसे, उसके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का जो आपके पास नहीं है। रिस्पेक्ट एक बहुत जरूरी चीज है जो आजकल नहीं करते आप लोग टीचर्स। किसी भी टीचर को ना रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, समझ में सब्जेक्ट वैसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मजाक कम उड़ाएगा, मैम को कुछ आता नहीं ऐसे नहीं बोलते कभी भी, गंदा लगता है। ठीक है, गलतियां मैंने कहा ना सबसे होती है गलत, तो कभी कभी मैं भी कुछ भूल जाती हूँ गलत पढ़ाने में। अब आप मुझे कहो मैम को तो कुछ आता नहीं, ठीक है नहीं आता भाई, ठीक है, ऐसे नहीं बोलती। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, प्रूव हो गया, हैंड्स फ्री। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है रिस्पेक्ट की, अगर आप रिस्पेक्ट शुरू कर दोगे, सच में कह रही हूँ, टीचर का एटीट्यूड भी आपकी तरफ से बदल जाएगा। जो स्कूल टीचर्स का आजकल चेंज हुआ है ना, पढ़ाते नहीं है क्लास में, ठीक से नहीं कराते हैं, या सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, डाउट सॉल्व नहीं करेंगे आपके, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ओवर द इयर्स इतना डिटोरेट हो चुका है। सबको पता है कि सबने क्लासेस लगाई होगी, ट्यूशन की होंगी, वहां पढ़ कर आ रहे होंगे। तो सिर्फ क्लास में आप एक स्कूल एक मीडियम बना हुआ है कि नहीं आप लोग पेपर्स देने हैं ना, अगर वो भी हटा दें तो आप स्कूल भी छोड़ो कि स्कूल नहीं जाते, अपना ही रेगुलर अपना करके सब कर लेंगे। आपको पता है कि एक रेगुलर अटेंडेंस का सिस्टम वहां बना हुआ है जो सीबीएसई के साथ लिंक है, जो हम लोग आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते पूरा सेटअप। सिर्फ उस वजह से आप एक बेसिस देखते हो। सिर्फ अपने टीचर्स को एक रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, उनसे पूछो आराम से, ठीक है, क्लास में बिहेव रखो अच्छा सा। सीरियसली आपका सब्जेक्ट जो आपको पता है ना नहीं आता, मैम समझ नहीं आता, वो सब आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, ये ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड इट कैन कम इन सिमिलैरिटी। देखो ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलैरिटी जो है ना, वो दोनों आपस में सेम सेम चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री ने एंगल्स के थ्रू काम किया, सिमिलैरिटी ने उसी चीज को पैरेलल या बीपीटी लेकर या ट्राइंगल्स को सिमिलर करके वैसे काम किया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ने भी साइड्स की रेशियो ली थी एंगल के रिस्पेक्ट में। अब अगर एंगल दोनों में सेम होगा तो साइड्स की रेशियो भी सेम होगी। जैसे मैंने दो राइट ट्राइंगल ड्रॉ किए, ये है एबीसी, सी हाउ दीज टू आर रिलेटेड, ये 90 डिग्री, इसको लिया थीटा। ठीक है, अब मैंने यही ट्राइंगल छोटा कर दिया, ये है पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी है थीटा, दैट मीन्स दिस इज 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, मैं कह रही हूं tan 30 डिग्री की रेशियो क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे?
1/√3। और ट्राइंगल के बेसिस पर इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिखोगे? साइड्स की रेशियो क्या बन जाएगी? AB अपॉन BC 1/√3। ठीक है, अब ऐसे ही हमने ट्राइंगल लिया PQR। क्या इसका 30 और इसका 30 कोई फर्क है? मतलब अगर मैं आपको इसमें पूछूंगी tan 30 की रेशियो क्या है, तब भी आप मुझे क्या आंसर दोगे? 1/√3। और यहां पर क्या हो गया? PQ/QR। अब मैं कह रही हूं AB अपॉन BC की रेशियो भी क्या है? 1/√3। और PQ/QR की रेशियो भी क्या है? 1/√3। तो कैन आई से AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR? बोल सकती हूँ ना मैं ये, है ना? तो अब आपने ये सिमिलैरिटी में आ गए। मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों क्या है? 30-30। जो रेशियो हमारे पास, या ये वाली इन दो की रेशियो आई, और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एस से सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। हाँ, उससे भी हो जाएगा। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलैरिटी आपस में एक तरह से सेम चीजें ही हैं। एक क्वेश्चन को हम सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। फर्क इतना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी टॉक ऑफ एंगल्स, एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो, और सिमिलैरिटी में सिर्फ हम साइड्स की रेशियो लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर tan 30 निकाला या tan थीटा निकाला, ठीक है? आपने कहा tan थीटा, अगर मैं 30 इसको ना लूं, ये tan थीटा लिया, तो आपने इसको कहा AB अपॉन BC। यहां पर भी मैंने कहा वही सेम एंगल मैंने ड्रॉ किया है, ट्राइंगल को छोटा कर दिया। तो यहां पर भी अब मैंने कहा tan 30, रेशियो आपने ली PQ अपॉन QR। ठीक है, तो ये AB अपॉन BC और ये PQ अपॉन QR सेम हो गए, है ना? तो मैंने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया SAS के साथ 90 डिग्री। तो वो बता रही हूँ, SAS AB बाय, अच्छा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। इस PQ को यहाँ ले जाओ, इस BC को यहाँ ले जाओ। आप समझ में आ गया? ये तो हमने बहुत बार किया है। अब रेशियो सेम हो गई, अब ठीक है ना? तो और मेरे पास 90 डिग्री का एंगल दोनों में सेम है। तो सिमिलैरिटी और ट्रिग्नोमेट्री आपस में साथ साथ काम करती है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ने एंगल्स को लेकर काम को थोड़ा आसान कर दिया। समझ में आ गया इतना? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रही थी कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम अगर हम इसमें tan थीटा लेने की जगह एंगल A ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो हो जाता है क्वेश्चन? तब भी सेम आएगा। एंगल ए ले लोगे, तब आप लिखोगे BC अपॉन AB। तो यहां पर भी आप एंगल P लोगे, एंगल P लिखोगे RQ अपॉन PQ। ये यहां गया, ये यहां गया। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है मैम। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 15 में उसने लिखा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. वर्टिकल है तो कॉस 90 डिग्री का एंगल होगा, ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट्स भी साथ साथ हो, पढ़कर आते हो इतना तो, अगर ये शैडो यहां डाली है तो सन कहाँ होगा, या सोर्स ऑफ लाइट कहाँ होगा? ऑपोजिट साइड, इधर होगा ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछते हैं व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो ये वाला एंगल होता है। एलिवेशन ऑफ द सन ना क्वेश्चन 1 मार्क में होता है कि व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द सन, कि एक 6 मीटर ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर की शैडो ड्रॉ की है, तो एलिवेशन ऑफ सन निकालो। तो आपको ये tan थीटा निकालना होता है। समझ में आ गया? राइट, क्योंकि सन मुझे पता है कुछ यहाँ होगा, इसने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्राइक किया कॉस इस तरह से, और यहाँ जाकर शैडो बनी। समझ में आ गया इतना हमें? राइट, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ सन, तो समझ में आ गया अब उसे आंसर कैसे करना है। अब एट द सेम टाइम अ टावर, एक पोल है, एक टावर है, उसका मुझे हाइट नहीं पता, लेकिन उसकी शैडो जो है कितनी है? 28 मीटर। तो अब समझ में आया होगा कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकाली। सेम टाइम पर
सेम टाइम पर एक साइड पर पोल खड़ा कर दिया छोटा सा एक लेंथ का, उसकी शैडो मेजर की कि अगर इसकी शैडो इतनी है तो कुतुब मीनार की शैडो के हिसाब से उसकी हाइट इतनी होगी। समझ में आ गया? और ये एंगल लिया होगा 60 डिग्री या फिर 12 नून, जब शैडो सबसे शॉर्टेस्ट होती है ना। तो यहाँ पर हमने लिया P, Q एंड R। तो यहाँ पर मुझे दिया है कि शैडो दी हुई है टावर की 28 मीटर, बस उसकी हाइट नहीं पता। टावर है तो वो भी वर्टिकल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। ठीक हो गया? इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बिकॉज 1 मार्क में है। आप सिर्फ इतना लिख दोगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि इनकी एलिवेशन सेम है। सेम टाइम पर हमने शैडो को मेजर किया था तो सन की एलिवेशन सेम है, इस वजह से मैंने कहा 90 डिग्री एंगल, और ये सन का एलिवेशन सेम होगा। समझा रही हूँ आपको ना कि मैम क्यों लिया मैंने। तो मैंने कहा कि अगर हमने इस टाइप पे शैडो ली है तो उसी टाइप के दूसरे टावर की शैडो के लिए भी सन उसी एलिवेशन पर था, उसी एंगल पर था। ये नहीं कि यहाँ 60 डिग्री में भेज रहा है, नहीं जी वो टावर है वो लंबा है मैं उसको 30 डिग्री पे रे भेजूंगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और कुछ नहीं करना इसमें। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। 1 मार्क में आता है, 2 मार्क्स में अगर आ गया तो समझना लॉटरी लगी हुई है आपकी, है ना। AB अपॉन BC लिखा है, नहीं लिखना, सिमिलर किया है ना हमने। हाँ, मैं क्या लिखूंगी, AB अपॉन PQ। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगी देन आई विल राइट AB अपॉन PQ BC, अदरवाइज आई विल राइट BC अपॉन QR। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, तो 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू H बाय 28। टावर के ठीक है, 6 बाय H इज इक्वल टू 4 बाय 28। रेशियो सेम फॉर्म हुई ना, इसके हिसाब से नहीं फॉर्म हुई, तभी आंसर भी सेम है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 40। समझ में आ गया मुझे? अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, और आपका एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 काफी हद तक सेम है, एक दूसरे का कन्वर्स हो जाता है। एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन 16 आपस में कन्वर्स है। ये मैं इस टाइम ना मतलब क्यों क्लियर कर रही हूँ आपको, इस साल मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन उसके साथ जैसा है ये क्वेश्चन, बिकॉज पेपर में जब आता है ना तो समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे। ठीक है, मैंने 9th में भी सब क्लैरिटी किया वहां पर कि देखो वहां पर भी ये पढ़कर आए थे, वहां पर ऐसे प्रूव किया था उस वाली एक्सरसाइज में, इस वाली में ऐसे कर रहे हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन 16 जो है आप देखोगे, आपका एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन नंबर 16 सेम बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के कन्वर्स है। ठीक है, इसमें लिखा है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC PQR। तो ड्रॉ कर लेते हैं ये। मैम एक सेकंड जरा वो लेफ्ट साइड कर दो, क्वेश्चन का ना लास्ट हिस्सा लिखना हाँ रह गया था। करते हैं। अब देख बच्चों, ठीक है, फाइन, यस मैम। लिख लो। चलो ट्रायंगल ड्रॉ करो, ABC एंड PQR, AD PM मीडियन बनाओ, PM मीडियन बनाओ। कर लो आगे आरुष आप। यस मैम कर लो। ठीक है, तो उसने कहा है गिवन AD and PM are medians of triangle respectively where triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, और AD
is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR. समझ में आ गया इतना? ये दो चीजें हमें दी हुई है, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर आपस में सिमिलर है। एडी मीडियन है और पीएम मीडियन है, ठीक है। प्रूव हमें करना है, देखो जो चीज मैंने आपको बताई हुई है कि होती है उसी को प्रूव कर रहे हो। ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी की ए बी क्या है? एबीसी ट्राइंगल में ए बी क्या है? साइड। पी क्यू आर में पी क्यू क्या है? साइड। तो ए बी बाय पी क्यू मैंने किसकी रेशियो ली? साइड्स की। समझ में आया? और उसने क्या कहा है, किसके इक्वल है? एडी अपॉन पीएम। ट्राइंगल एबीसी में एडी क्या था? मीडियन। पीएम भी क्या था? अपने वाले ट्राइंगल में मीडियन। तो मैं क्या कह रही हूँ, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस। ये प्रूव करो, जो मैंने आपको बताया कि सही होता है ना। इसको आप प्रूव कैसे करना है, ये आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से हो गया। ये लिख लिया सबने, क्योंकि मैं यहीं से रेस कर रही हूँ, इसको कर दो ना। चलो, अगर आपको ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल। तो प्रूफ में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये है CPST। आशवी, हाँ छोड़ दो उसको। D is midpoint of BC, therefore BD is equal to half of BC. M is the midpoint of PR, therefore QM is equal to half of QR। ठीक है, छोड़ दे, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है। तो अब हम लिखेंगे AB अपॉन PQ। यहाँ BC पे मैं लिख रही हूँ 2BD और QR पे लिख रही हूँ 2Q। ठीक है, ये कट गया। मतलब मैंने क्या लिया, AB PQ और यहाँ से BD और QM। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, और क्या ले सकती हो इसमें? क्या लेंगे इसमें साथ में? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, क्योंकि हमने क्या लिया है? CPST लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्योंकि दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स अगर सिमिलर थे तो B और Q भी आपस में इक्वल है। तो किस रूल के साथ हमने दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। triangle ABD is similar to triangle PQM। ठीक है, और अगर ये सिमिलर है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या हो गया? CPST। ठीक है, क्योंकि दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर थे तो आपने लिखा था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। और अब आप कह रहे हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हो गया प्रूफ? ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 जो साइड हमें चाहिए वो लिख लो। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, पहले प्रूफ कर दिया तो, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन क्या था कि आपको AC और PR को करना है, which I had in my mind। चलो, तो ये तो हेंज प्रूव्ड आ ही गया।
दिस इज अदरवाइज क्वेश्चन में वेरिएशन आती है कि आपको एसी और पीआर को एडी और पीएम के इक्वल प्रूफ करना, तब हम दूसरे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा चलो, अब आप लोग अपने पेपर्स, सच में बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, पढ़कर आए भी हो कि नहीं ऐसे ही बस आ गए थे क्लास में? नेक्स्ट टाइम वॉच मैं आपको ना इसके एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स के। नहीं आया? आज का एक वर्कशीट सिमिलर ट्रायंगल्स की शेयर करूंगी, उसमें एरिया वाला क्वेश्चन होगा तो वो छोड़ देना। आई थिंक एरिया वाला दिया नहीं है इसमें, गुड इनफ। अपना ये टेस्ट पेपर निकालो, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। इसमें अच्छा, इसमें ना मेरा पेपर भी हो सकता है। ये तो बाद में आए थे दोनों, मजाक करके कहते मैं आता तो है नहीं, कोई और आया नहीं, मैं भेज दो, है ना? तारन भी साथ ही था। टेस्ट पेपर तो नहीं है इसमें। बच्चे इसमें टेस्ट पेपर है मेरा, क्वेश्चन पेपर। चलो ये टेस्ट पेपर निकालो, ये मुझे दे दो टेस्ट। देख लो, मार्क्स कुछ ऐसे नहीं है कि मैं पोस्ट करूं, सच में कह रही हूँ, क्योंकि जिसको देखकर तो मैं ही डिसहार्टन हो जाती हूँ कि क्या तुम लोग ने किया है वहां पे। टेस्ट पेपर्स निकाल लो, नहीं है तो मैं अभी लगा रही हूँ उसको यहाँ पर। बच्चे हाई टाइम है, अब अपना पिछला रिवीजन भी करना शुरू कर दो। बताती हूँ। चलो, इसमें फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, इन केस आपके पास ये पेपर अगर नहीं है, ये देखिए, समझ में आ गया? मैं आपको आज वर्कशीट शेयर करूंगी ट्रायंगल्स की, और अब से ना क्लास में थोड़ा बहुत पिछला रिवीजन होगा, उसके बाद विल स्टार्ट विद स्टैट्स, इसके साथ साथ आई स्टार्ट विद स्टैट्स। क्लियर है ये पेपर की नहीं? अभी भी दिख रहा है ना फर्स्ट क्वेश्चन? 3 tan A is equal to 4 sin A। चलो, इसमें लिखा हुआ है 3, अच्छा 48% होगा, कैसे किया? अब जो वो सारी आपको मुश्किलें आ रही थी ना कि मैम ये कैसे लिखना था, क्या करना था, आपको दिया हुआ है 3 tan A इज इक्वल टू 4 sin A। क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया क्या हुआ है? कोसेकेंट एंड कॉट, हर एक में कॉट कोसेकेंट दिया हुआ, टैन और कॉट, साइन और कोसेकेंट। इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आपस में लिंक है कि नहीं, राइट? तो टैन और कॉट में क्या रिलेशन होता है? 1/cot is
tan, तो tan को मैंने क्या लिख दिया 3 इंटू 1 बाय कॉट ए, लिखो साथ साथ 4 1 बाय कोसेकेंट ए। अब क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 3 कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 4 कॉट ए। सी ऑप्शन आपका सही था। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री को करने के हमेशा दो वेज होते हैं, एक होता है शॉर्ट वे और एक होता है लॉन्ग वे। डिपेंड करता है टाइम कितना लगा, मार्क्स कितने हैं, है ना, और कितना हमारी स्पीड है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग की अभी आपने, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा प्रैक्टिस को पिकअप करने में, पर अब टाइम है, आप स्टार्ट कर दो पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना भी और इनके। और सबसे अच्छा गोल्डन रूल जो मैं आपको कहती हूँ, कहीं मत भागो, अपनी एनसीईआरटी को चिपक जाओ, अपनी एनसीईआरटी ही 10 बार सॉल्व करो। आप कहते हो ये भी एक्स्ट्रा मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, वहां से मिल जाए, सामान इकट्ठा करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, उसको मत करो। और अगर लगता है नहीं एनसीईआरटी काफी नहीं है, बिलीव माय वर्ड्स, एनसीईआरटी इनिशियल स्टेज में, अभी आपकी स्टेज में एनसीईआरटी काफी है, बट मुझे इतना चाहिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद हो, मतलब ये मैम ये तो किया हुआ है, ये तो आता है, और उसके स्टेप्स कैलकुलेशन सब हमारी क्लियर हो हमारे माइंड में। उसके बाद हम भागते हैं दूसरी बुक्स पे, और उसके बाद एग्जाम्पल उठा लो। फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक सबके पास होती है, आरडी शर्मा ले लेना, या फिर कोई भी एग्जाम आइडिया, इतनी सारी बुक्स आती है, कोई भी एक बुक उठा लो। आई विल नॉट से कि ये अच्छी है वो अच्छी है, कुछ नहीं है, कोई एक बुक उठाओ, आपको सभी वही क्वेश्चन दिखेंगे। क्या किसी बुक ने एनसीईआरटी छोड़ी हुई है? या तो ना एनसीईआरटी को हटाकर उसने अपने क्वेश्चन दिए हैं, उसने कहा है कभी किसी बुक ने एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व किया हमने, उसने लिखा होता है एग्जाम्पलर फोल्डर एनसीईआरटी फोल्डर टुगेदर विद मैथमेटिक्स है, उसने प्रॉपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया हुआ है। तो जब वो बुक्स अपने पूरी बुक में लिख रही है एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी क्यों नहीं करते? हम क्यों कहते हैं ये भी करें, वहां से करें, यहाँ से करें? वो सब तब करते हैं जब हमारे टॉपिक्स डाउट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, हमें एक एक क्वेश्चन याद हो गया, उसके बाद हमारे माइंड में क्लैरिटी है कि अच्छा ये ऐसे करना है, देन वी अप्रोच अ डिफरेंट क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म, या कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया चीज जिसमें कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में हमने सॉल्व किया। समझ में आ गया? अभी कहीं मत भागो, टिल अक्टूबर तो कहीं नहीं भागना, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को ही सॉल्व करना। एक्स्ट्रास को मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है? उन सबको साथ साथ अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी जो वर्कशीट्स मिलती है, उन सब में सॉल्व करना शुरू करो। मेरा माइंड में, मेरा एम आपको कंफ्यूज करना नहीं है कि इतना बाढ़ दे दूं मटेरियल, तो मैं आपको पूरी एक बुक छाप कर दे देती हूँ कि ये करते रहो, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, कल टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर सको, आपको ये ना हो कि ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ, आपको समझ में आता हो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और ये जाएगा कहाँ। तो यहाँ पर आई नो कि अगर मुझे कॉट और कोसेकेंट दिया हुआ है, और टैन और कॉट, साइन और कोसेकेंट, इनका आपस में लिंक क्या है, मैं डायरेक्टली उसे चेंज कर दूंगी। समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग दैट आई नीडेड हियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको दिया है सीकेंट थीटा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, पहला हमारा एम क्या होता है, पहला हमारा स्टेप क्या होता है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है? प्लस वंशिका, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आप स्टेप्स इतने डिटेल में नहीं लिखोगे। 90 डिग्री एंगल ले लिया, थीटा ले लिया। सीकेंट का रेशियो होता क्या है? सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस बाय एडजेसेंट साइड। ये चीज मेरा एक बेस है। जब मुझे उसने नंबर दे दिया और कुछ वैल्यू निकालने को कहा है, तो मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज है √7 और बेस है 4, नहीं हाँ गलत ले लिया मैंने, ये 4 और ये √7, हाइपोटेन्यूज है 4 और बेस है √7। समझ में आ गया? और इसके बेसिस पर ए बी कितना निकल आएगा, 16 - 7 कितना हो गया, 9, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3। लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल में एक तीसरी साइड निकालनी कितनी मुश्किल है? कोई भी नंबर दिया हो, प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा ना, AC का स्क्वायर किया वो क्या है 16, BC का स्क्वायर किया √7 का स्क्वायर किया कितना होता है 7, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास तीसरी साइड आ जाएगी जो कि है 3। हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड होती है ना बच्चे, सीकेंट दिया हुआ है 4 बाय √7,
हाँ तो हाइपोटेन्यूज 4 हुआ, बड़ा होगा। क्लियर हो गया। अब उसने कहा है tan थीटा निकालो, मतलब जो ये लंबा सा दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व कैसे करना था। अब मुझे दिया हुआ है 2 tan थीटा, tan थीटा क्या होगा 3/√7 का होल स्क्वायर। समझ में आया। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट क्या होगा, ये थीटा है 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये। कॉस क्या हुआ, ऑफ कोर्स सीकेंट का रेसिप्रोकल, तो √7/4 का होल स्क्वायर। और कॉट क्या हुआ, जो आपने tan लिखा है √7/3 का होल स्क्वायर। अब यहां से सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस है, इसमें करना क्या चाहिए, आई विल राइट स्क्वायर रूट रखा लंबा सा 2 × 9/7 माइनस 9/16 अपॉन 2 × 7/16 माइनस 7/9। 18/7, 9/16, 14/16, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। आई विल राइट इट एज 7/8 माइनस 7/9। 18 × 16, 9 × 7/7 × 16। अब यहां से थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं यहां से डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगी तो ऊपर चला जाएगा इसका एलसीएम और नीचे आ जाएगा 7 × 9, 7 × 8। नो डाउट कैलकुलेशंस लंबी थी इसमें, लेकिन थोड़ी सी अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आ जाएगा। 18 × 16, अब यहां से देखो ये कैलकुलेशन वाइज अब ये क्लियर बहुत इजी हो जाता है। 18 × 16 कितना होगा 288। नहीं बच्चे, जब तक माइनस नहीं करेंगे तब तक कट नहीं होगा। न्यूमरेटर्स को, इस वाले को और यहां तक, जब तक इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कट नहीं कर सकते। ओवरऑल कॉमन लेकर अगर कट होता है तो कर। सो आई विल राइट 18 × 16, 288, 288 माइनस 63, 7 × 2, और यहाँ पर ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई विल राइट 63 माइनस 56। समझ में आया। 225 × 9 अपॉन 14 × 7। यहाँ से मैंने 2 मिस कर दिया, ये 2 साथ में था। 14/16 था पर, तो 7/8 हुआ, ठीक है। आंसर 20/7 आता है, क्यों आता है, मैं सॉरी। नहीं बच्चे आता है, इसका आंसर मैंने सॉल्व किया था, ऐसी बात नहीं है। आंसर तो आता है पर मैंने कहीं गलती की है यहाँ पर। ये ठीक है, 18, 9, 17 और 16 आएगा, 8 और 9 जाएगा। 14/16 लिखा है ना मैंने, 14/16 इज 7/8 है, तो यहाँ से ये दिस इज 5, 288 माइनस 63, 9, देखो यहाँ पे लिया 7 × 16, 8 × 9। जब आप कैलकुलेशन ऐसे करते हो ना, जब अटक जाती है तो फिर अटक जाती है। है मेरे पास सॉल्व किया हुआ, जब भी अटकता है ना तो अटकता ही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, तब तक आई विल सी द कैलकुलेशन। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, वो समझ में नहीं आएगी। चलो इसमें दिया हुआ है, हंस क्यों रहे हो? एटीन बाय सेवन इंटू नाइन बाय सिक्सटीन, 14/16, 7/8। तो जब यहाँ से मैंने इसे सॉल्व किया था, फाइव बाय 14 आ गया था, 2 एक एक्स्ट्रा हो गया ना। 49, 2 कैंसिल हो गया वहां से। चलो आई सी द क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया था इसको, आंसर आया था। बच्चे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐसे नहीं है किया होता है। हाँ हो सकता है, ये 9/7, दिस इज 16/9, ये भी 16/9। मैं क्या कुछ ना कुछ गलती है यहाँ पे, ये 16/9 क्योंकि क्या है कोसिकेंट। हाँ जी, कोसिकेंट क्या होगा, 3/4 क्यों होगा, साइन है। यस, मैंने कहा ना कुछ गलती थी, मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बिना सॉल्व किए फिर मैं पेपर अगर देती हूँ तो मैं पहले क्वेश्चंस भी चेक करती हूँ, उसके बाद हाँ दोबारा मजा आता है। ठीक है, सो प्रॉपर आंसर शीट हो, क्योंकि स्टेप्स भी मैं आपके मैच करती हूँ ना कि गलती कहाँ की है। तो आई हैव ऑल द क्वेश्चन इन प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होता है, तो आपका स्टेप कहाँ गलत हुआ है वो पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, पेपर में टाइम लगाती हूँ सॉल्व करने में, मुझे पता है क्योंकि मैं पकड़ू गलती कहाँ की है। गलत है उतने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि गलत है, ठीक है कोई ना, गलत है ठीक करते रहो। कहाँ गलती की है बच्चे ने, मुझे वो देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20/7। ठीक है, अब मैं इसमें टाइम नहीं लगा रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ, करूँ इतना। राइट राइट, अब ये हो जाएगा सॉल्व, 20/7 बी पार्ट आंसर आएगा। तो ओनली थिंग हियर रिक्वायर्ड इज दैट यू शुड नो योर रेशियोज वेल, और अच्छे से यूज करो। जैसे मैंने गलती की वो गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहेंगे अनइम्पॉर्टेंट, बिकॉज लंबी कैलकुलेशंस है, पर ऐसा सिंपल वे में आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, ये हॉट्स का क्वेश्चन है अभी से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी आसान था, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, 8√3 कोसेकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 इज 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4/1। इतना क्लियर हो गया। अब ये है साइन 60, तो मुझे पता है वो कितना होता है, √3/2। cos 60 इज 1/2, cos स्क्वायर 45 इज 1/2। फिर उसके बाद है साइन 45 1/√2, tan 30 1/√3, कोसेकेंट क्यूब तो क्या हो जाएगा √2 का होल क्यूब, राइट, 2√2। इसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन या सिर्फ आपकी वैल्यूज आपको पता हो, एक स्टेप में से लिख लोगे, हाँ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो कैंसिल करोगे यहाँ से ये 8, ये 3 2s कट गए, और मेरे पास बचा क्या, ये भी कट गया है ना। आंसर क्या आ गया 8√3। ए पर क्वेश्चन नंबर 4, tan a प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें tan a की वैल्यू कहाँ है उसने निकालने को, उसने और कुछ नहीं कहा हुआ, तो हमने इसी क्वेश्चन में थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा था प्रॉब्लम है ना। tan a प्लस, हमने कहा था ना मैम ये गलत है, 7 साइन स्क्वायर 45, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर 45 को, साइन 45 कितना होता है, टेबल बनाया करो साथ में, लिखा करो साथ साथ, क्या हो जाएगा
1/2 cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है 2/√3, 2/√3/2, √3/2 तो क्या हो जाएगा -3/4 को सीकेंड स्क्वायर 45, क्या लिखोगे उसको -2 √2 का स्क्वायर हो गया ना 2, और सीकेंड स्क्वायर 60, सीकेंड 60 cos 60 इज 1/2 तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, तो इसको मैंने लिखा 2/4 -3/4 -8 इक्वल टू 4 tan a। कैलकुलेशंस को मैंने और आसान किया, यहाँ पर 4 + 8 और ये +1/4, 32 + 1/4, हाँ 12 + 1/4 49/4, ठीक है। tan a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू नहीं, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये 49/4। 45/4 कैसे निकाला सबने, काफियों ने ये सी ऑप्शन दिया 49/4, 45/49 क्यों? Then you have question number 5। आपकी लास्ट ईयर क्या था, आपके ट्रिग्नोमेट्री ना एमसीक्यू वाले टेस्ट में था, टर्म 1 में था, तो जो आइडेंटिटीज थी वो इस फॉर्म में आती थी, sin x इंटू cos x प्लस इंटू 5 tan x प्लस 2 cot x। इसको हमें सॉल्व करना है। पहली चीज तो sin x cos x इकट्ठा दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं कर सकते, x क्यों कॉमन लेंगे, एंगल कैसे कॉमन आता है रेशियो में, हाँ। तो मैं tan को क्या लिखूंगी, tan को क्या लिखेंगे, tan को क्या लिखेंगे sin x बाय cos x, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड में साइन पूछा हुआ है। cot को क्या लिखेंगे 2 cos x बाय sin x। अगर यहाँ पर ही आ जाओ तो आपके पास ये आ जाएगा sin x cos x। नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, यहाँ मैंने क्या लिया एलसीएम, क्या आ गया cos x sin x, यहाँ बन गया 5 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये कट गया एलसीएम लेने के बाद। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो मैं इसको cos स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगी, क्या लिखूंगी 1 माइनस साइन, प्योरली ऑन माय राइट हैंड साइड। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऐसा कहा हुआ है कि साइन चाहिए cos नहीं चाहिए, तो मैंने cos स्क्वायर को साइन से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, 5 साइन स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, सो 3 साइन स्क्वायर x प्लस 2, और ये आया हुआ है a प्लस b साइन स्क्वायर x में। लिख क्यों नहीं रहे अर्जुन, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है, ये वाला आपका सी ऑप्शन सही, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का कल फिर टेस्ट है आपका, मंडे को मैंने कहा था ना टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ वो थोड़ी बहुत तो होगी, प्रूफ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दूंगी, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में और कुछ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इससे इजी होगा टेस्ट, समझ में आ गया, इससे इजी होगा, आपका बेसिक्स कवर करेगा, आपको वैल्यूज अपने याद रखनी है, आइडेंटिटीज आपकी बुक वाली ही होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगी, वो मैं अभी सिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये हो गया सवाल बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ कोसेकेंट और कॉस की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है आपकी। आरुष हो गया सॉल्व ये, यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री में आपके इससे इजी क्वेश्चन आएंगे, पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो होंगे ही, आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू निकालनी हो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ बुक वाली होंगी, और वो भी लंबी वाली नहीं होगी, जो एग्जांपल था ना लास्ट वाला वो नहीं होगा, tan सीकेंट और 1 वाला वो एग्जांपल नहीं होगा,
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है √6 इंटू √2 प्लस √3 को सीकेंड 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 2 cos 45 अब क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स में क्या लूंगी मैं, जो फ्रैक्शंस हैं क्या ले लेंगे इसमें, एलसीएम। सो इफ आई टेक द एलसीएम, ये मेरे पास आ गया √6 √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 और नीचे एलसीएम में आता है √2 इंटू √3 √6, ये कैंसिल हो गया, √2 प्लस √3 √2 माइनस √3 क्या हो गया, 2 माइनस 3 इज -1, बी पार्ट इसका आंसर। क्लियर हो गया बच्चे सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मैम जब हमें खुद करते हैं ना क्वेश्चन इतना मुश्किल लगता है, जब आप कराते हैं इतना इजी हो जाता है, ऐसा लगता है बस प्रैक्टिस 1 कम है मिनट बच्चे, का था। क्योंकि मैं लिख रही हूँ आप लिख रहे हो, आपके दिमाग में मैं वो स्टार्टिंग पॉइंट डाल रही हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट कि आपके दिमाग में वो खुद आए, इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, आप में और मेरे में सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है और कुछ नहीं, सीरियसली आप में और, अगर मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करती हूँ तभी मैं कहती हूँ कि एक बार में तुम्हें कैसे समझ में आएगा, आप उसे बार बार करोगे, पर आप उसे बार बार नहीं करते, किसी भी टीचर में और आप में सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, ये मोस्टली सबका सही है। अब तुम कह रहे हो टेबल कैसे बनाना है, देखो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा tan 0 डिग्री 30 45 60 90, क्या करेंगे पहले 0 1 2 3 4, फिर एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 4, फिर क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन 0 एज 0, 30 एज 1/2, 45 1/√2, √3/2 1। अब कॉस में 0 में जो वैल्यू लिखनी है वो साइन 90 की वैल्यू, इसको ऐसे, ये वैल्यू यहाँ आ गई, 45 वाली 45 में ही रही, 30 वाली 1/2, 0 वाली 90, और टैन करना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पता है गलती क्या है तुम्हारी, तुम देख रहे हो लिख नहीं रहे हो, जब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेक श्योर यू राइट इट, तुम्हारा दिमाग ना ये हाथ से चलता है, आपके दिमाग के जो तार होते हैं सच में वो हाथ से ही चलते हैं, जैसे पपेट शो होता है ना, वो पपेट की स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं, तो आपकी जो फिंगर्स है सच में ये कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। मैथ्स क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि हम ओरली देखते हैं उसको, अच्छा ठीक है, कभी समझ में नहीं आएगी, मैथ्स आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और कुछ नहीं करती, ये क्वेश्चन साइन कॉस टैन कहीं नहीं यूज करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, कल जाओगे ना फील्ड में कुछ काम करोगे साइन कॉस टैन समझ नहीं आएगा, लेकिन इसने आपके ब्रेन की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, जिससे समझ में आएगा कि वो सही बोल रहा है बंदा, कि ऐसे हमें लटका रहा है, हमें ऐसे ही कुछ भी बोलकर कह रहे हैं कि ये प्लस माइनस ऐसे करके हमें, आप बात को लॉजिकल को रीजन को डेवलप करते हो मैथ्स करके, तो आपके कनेक्शन तभी होंगे जब आप काम करोगे लिखोगे। बाकी सभी सब्जेक्ट समझ में आते हैं, तो मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच यू नीड टू राइट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पहले लिखना पड़ता है ताकि आपका ब्रेन में वो छप जाए, समझ में आ गया अब ये, अब ये हमेशा हमें याद रहेगा tan इज 0 1/√3 1 √3 एंड 1/0, समटाइम्स वी यूज 1/0, कभी इसको नॉट डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये आगे जाके अगर आगे करोगे मैथ्स तब क्लियर होगा। किसका, अब नहीं होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं होगा, और खाओ पिज्जा, कैसे हो गया, दो
ये आपको याद का नहीं है कहाँ का? जाने की अब तो रेस्टोरेंट फोन करके करो कि डिलीट कर सकते हैं, हमने एक्सेप्ट कर दिया, चार्जेस पड़ेंगे हिसाब से। प्रीपेड है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 7 वैल्यूज पुट करो। नहीं नहीं, गलती से हुआ है, यहाँ डिलीवर करवाते तो वो होता है। एक्चुअली जो पापा है ही इज इक्वली फूडी, तो वो बच्चों से कहते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे, तो वो ऑर्डर कर देते हैं। मतलब वी स्टॉप हिम कि मत खाओ, बिकॉज आफ्टर ऑल एक एज के बाद हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो थोड़ी सी मतलब शरारती नेचर होते हैं ना, वैसे हैं। जानकर कर सकते हैं, पर कहीं और डिलीवर नहीं करवाएंगे, मुझे पता नहीं। चलो cos 460 डिग्री पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे इसमें? cos 60 कितना होता है, टेबल बनाया था अभी, 1/2, तो क्या लिखेंगे इसे? 1/4। साइन कितना हो जाएगा? 1/4 1/16। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/2। पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? 1/16। साइन 30 कितना होता है? 1/2 है ना, पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? 1/16। tan स्क्वायर तो 3, cot स्क्वायर, cot तो जो भी हो 1 प्लस 3, सीकेंड कितना होता है? √3/2, 30 डिग्री में, तो कितना हो जाएगा? 3/4 4/3 4/3 हो गया। 2 इंटू 2/16 -2 + 4, तो ये आ गया 2 1/4 विच इज 9/। हो गया? करूँ ना, लिख लिया सबने? 8th क्वेश्चन, tan थीटा +2, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। tan थीटा +2 2 tan थीटा +1, इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे दो टर्म्स को a + b b + c + d को मल्टीप्लाई करते हो, वही करना था हमने। तो इसमें लिखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा +4 tan थीटा tan थीटा +2, इतना लिखा है। क्या बन जाता? 2 tan स्क्वायर थीटा +5 tan थीटा +2। अब इसने कहा है कि हमें करना क्या है, tan थीटा चाहिए, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इंस्टेड ऑफ tan मैं क्या लिखूंगी? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। हाँ जी, समझ में आ गया? तो ये आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 + 5 tan थीटा +2, ये खत्म हो गया। जो फॉर्म हमें चाहिए थी वो आ गया। तो P की वैल्यू आ जाएगी 5 है ना, और Q की वैल्यू आ जाएगी 2, P5 Q2। समझ में आ गया बच्चे इतना? अब घर जाकर इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लेना, करवा रही हूँ आगे। जो आरुष तुम कहते हो ना कि मैम आप करवाते हो सॉल्व होता है, अपने आप से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मैंने करवाया और घर जाके ऐसे ही बंद करके रख दिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हो जाएंगे आराम से। कोऑर्डिनेट तो वैसे तो इजीली कर लोगे सारे, कोऑर्डिनेट तो आप कर लोगे इजीली। चलो तभी डिस्कस ही करवा रही हूँ। थीटा इज 15, तो cos 15 की वैल्यू आप लिखते 1 + cos 30°/2, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। हायर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, एंगल को हाफ करना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी, ठीक है। तो अब cos 30 कितना होता है? √3/2/2, तो ये आ जाता 2 + √3/2/4 का स्क्वायर रूट d पार्ट। ये बहुत कम बच्चों का आंसर सही है, आई थिंक कन्वर्ट का सही।
किसी एक और का भी सही था, किसी एक और। ठीक है, तुक्का था, चाहे जो भी है, वो भी तुक्का मारने के लिए इतने बड़े इसको ना मार्क करने के लिए मतलब सच में आपको वो चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि ना आप कोई ना कहीं सोचते हो कि ऐसे स्क्वायर रूट कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा आंसर दिया हुआ है, 2 + √3, उसको स्क्वायर रूट में लिया है, उसको 2 लिया हुआ है। तो ये अगर तुक्का मारा है ना, तुक्के के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत चाहिए, राइट। पर यू फॉर्म सर्टेन स्टेप्स, उसके बाद सॉल्व करते हो, देन वी डोंट से तुक्का, वी से इंटेलिजेंट कैसे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये इजी था। tan x की वैल्यू निकालनी है, 2 sin x + 15 cos² x = 7। क्या करेंगे इसमें? cos² दिया हुआ है, sin दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए मुझे? cos को कन्वर्ट कर दो sin में। हाँ जी, 2 sin x + 15 1 - sin² x, इससे क्या होगा? इक्वेशन बन जाएगी ये टेन और 12। क्वाड्रेटिक समझ में आ गई ना। इसके फैक्टर्स बनेंगे -12 + 10। बस इतना सा ध्यान रखना था कि जब आप इसको कॉमन लोगे, बिकॉज साइन और कॉस कोई भी रेशियो है वो माइनस में नहीं हो सकती। यहाँ पे आपने 3 sin x कॉमन लिया तो 5 sin x - 4, और यहाँ पर आपने अगर 2 कॉमन लिया तो 5 sin x - 4 आया। तो जो ये 3 sin x + 2 बनता है ना, इससे sin x की वैल्यू आ जाती है -2/3। इतना क्लियर है? जब तक क्वाड्रेटिक हम कर चुके हैं, आपने इसके 2 फैक्टर्स बनाए, तो sin x की वैल्यू क्या आई? -2/3, और यहाँ क्या आई? 4/5। -2/3 क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड, क्योंकि आपको थीटा दिया हुआ है बिटवीन 0 और 90, रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका 4/5 आ गया हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। आंसर क्या मार्क करेंगे? tan की वैल्यू निकालनी है 4/3, tan की वैल्यू निकालनी है 4/3, ऑपोजिट बाय ट्रायंगल में देखो, हाइपोटेन्यूज 5, ऑपोजिट साइड 4, तो हमें बेस क्या दिया हुआ है? 3, तो tan क्या हो गया? 4/3। tan 90 डिग्री एंगल, sin x कितना आ गया? 4/5। sin का मतलब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो यहाँ तक क्वेश्चंस थे मुश्किल, इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं काफी आसान। सेंट्रोइड सबसे आसान था। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? सभी वर्टिसेस को ऐड किया, 7 + p + 9 डिवाइड बाय 3, इसके इक्वल होगा। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और ये सेंट्रोइड है, किसके इक्वल होगा? 6 p - 6 + 10 डिवाइड बाय 3, किसके इक्वल होगा? 3। p की वैल्यू क्या यहाँ पे? q है, नहीं यहाँ पर q आएगा, हाँ यहाँ पर q, तो यहाँ पर आता है q + 16 = 18। q की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ पर p = 9 - 4 = 5, तो p + q किसके इक्वल हो गया? 7। ये ठीक था सबका। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आएगा ही। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाली वर्कशीट। कोई बात कर लो, सबने नहीं की हुई, कोई बात नहीं, पढ़ ही रहे हो, मम्मा का फोन ही आएगा, अच्छा पढ़ क्या होगा, कोई बात नहीं, सब क्या हो गया फिर तो और अच्छा है। घर पे कोई दे तो पढ़ लो। अच्छा क्यों? पढ़ने के लिए मार पड़ेगी? कोई बात नहीं,
मुझे भी जल्दी जाने की, 10 मिनट में काम करवा दूंगी, 10 मिनट में सच में करवा दूंगी। √2 टाइम्स डिस्टेंस, इसमें ना √2 दिया हुआ था आपको, आप डिस्टेंस निकालते वो आपका आता 5√2, उसको मल्टीप्लाई करना था √2 से, आंसर 10 होता और कुछ नहीं। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है, ये बोर्ड में आ सकता है। सबने डिस्टेंस निकालकर मोस्ट ने क्या किया, 5√2 मार्क कर दिया। उसने कहा √2 टाइम्स डिस्टेंस, किसी ने कांट बी डिटरमिन भी लिखा है, कौन है? हाँ, किसने लिखा है कांट बी डिटरमिन? हाँ, तुम्हारा ही है कांट बी डिटरमिन। हाँ, तुम कभी सोचकर मारो। चलो नेक्स्ट है डिवाइड्स इन सम रेशियो। आपको रेशियो मेंशन नहीं की हुई, पहले आप रेशियो निकालोगे उसके बाद पॉइंट निकालोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p -4y एंड ये डिवाइड करता है a -6 10 और b 3 -8। कर लोगे ये इन सम रेशियो? तो वो रेशियो क्या है वो हमें नहीं पता। फर्स्ट विल फाइंड द रेशियो। पॉइंट बनता है 3k -6 अपॉन k + 1, समझ में आ गया सेक्शन फॉर्मूला से। और दूसरा पॉइंट बनता है -8k + 10। अर्जुन सॉल्व कर लो इसको, और हम लेंगे 3k -6 अपॉन k + 1 एज -4। k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई थिंक 2/7। 2/7 आएगी। k की वैल्यू विल बी 2/7। ये रेशियो हमारे पास 2:7 आ गई। y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज -16 + 70/9। कितना हो जाएगा, 56/9। 54/9 सर, 54/9 आंसर विल बी 6। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखो, सबको आता है कि नहीं? किसको नहीं आता वो बताओ। पढ़ो, ने सॉल्व किया हुआ था ये? अभी कह रहा क्वेश्चन निकाल। PQR form a straight line. PR is equal to 2QR। ठीक है, P दिया हुआ है -25, QR दिया हुआ है 32, और उसने कहा है PR is equal to 2QR। रेशो क्या बन जाएगी, PR क्या है, डबल। मतलब अगर QR 1 है, PR कितना होगा 2, तो रेशो क्या हो गई 2:1। बस इसके बेसिस पर पॉइंट R निकालना है। क्या यूज करेंगे इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। एंड ये आंसर क्या आता है इसका, बी पार्ट। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, हमें ABC A और B की वैल्यू निकालनी है। कौन सा रूल यूज करते हैं इसमें, मिड पॉइंट रूल, व्हिच वी से मिड पॉइंट ऑफ AC। लिखो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट 3 + A/2 1 + B/2 is equal to 5 + 4/2 and 1 + 3/, ये 2 तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाता है, तो A + 3 विल बी इक्वल टू 9। A की वैल्यू 6 चाहिए, जो इसमें ही आती है, बस खत्म काम। सिक्सटीन्थ इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला कंबाइन किया हुआ है। आपको अपने टर्म पेपर्स में तो जरूर दिख जाएगा। बोर्ड भी थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, थोड़ा सा वो इन सब चीजों में डाल रहा है क्वेश्चंस को, तो बोर्ड में भी आ सकता है, लेकिन आपके टर्म पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा, which says find the distance। और ये मोस्टली सबका गलत था। A cos थीटा + B sin थीटा 0, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया है A sin थीटा - B cos थीटा। ठीक हो गया, मतलब 2 पॉइंट्स हैं, ये दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट,
दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट है 0, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। जब डिस्टेंस निकालना है देन वी नीड टू सी, हम क्या करेंगे, a cos थीटा लिखो इसको प्लस b sin थीटा, ये 0 है, माइनस 0 हुआ उसका होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, बीच में आता है प्लस का साइन, फिर 0 माइनस ये किया तो ऑफ कोर्स अगर माइनस भी करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख दिया आपने, वो समझ नहीं आया, क्योंकि इन बिटवीन तो प्लस का साइन है, ये कुछ नहीं बना, ये 0 माइनस 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब क्या कर रहे हो, आपने इस वाले x कोऑर्डिनेट को स्क्वायर किया और इस वाले y कोऑर्डिनेट को स्क्वायर किया। कौन सा थीटा ही 0, पहला वाला 0 है y x और दूसरा वाला है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, x कोऑर्डिनेट 0 है, हाँ उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है ये लंबी सी वैल्यू। अब स्क्वायर करो इसको, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा, यहां से a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin, ये आपका खत्म हो जाता है, a स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है 1, हाँ माइनस 2 भी पूरा कट गया ना, तो ये टर्म पूरी कट गई, ये वाली कंप्लीट टर्म और ये वाली ये कंप्लीट, ठीक है। और b स्क्वायर में से sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन लिया 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे आपने डाल दिया था, 17 तो 17, 18, 19 काफी इजी थे, 17 के लिए तुमने सॉल्व किया था, नहीं किया था सॉल्व, 17 करो, बस 2 मिनट 5 मिनट्स में मैक्सिमम फ्री हो जाओगे आप। 4 मिनट्स में जल्दी कर लो, ये लिख लिया। 17 का आंसर बताओ, सर्कल दिया हुआ है आपको, उस पर 3 पॉइंट दिए हैं, एक तो डायमीटर बना रहा है और एक सर्कल पर है। अगर पॉइंट सी निकालना है तो क्या करेंगे, ये हो गया सॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड है इसमें। तो यू हैव दिस सर्कल, ये दिया हुआ है ए बी और यहाँ से ओ पॉइंट विच इज 1 -3, यहाँ पर पॉइंट सी दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 4 -1। उसने कहा है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये इस फॉर्म में है x0, तो क्या यूज करेंगे इसमें, OC और OA क्या है आपस में, रेडियाई, राइट। तो रेशियो निकाल लो अब इसमें, x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 हो गया, मतलब आपस में एक तो होगा ना, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां से 3 स्क्वायर और 4, ये खत्म कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखने के बाद ही फैक्टर्स क्लियर हो, x माइनस 3 x प्लस 1, फैक्टराइज किया -3 + 1, x की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 या फिर -1, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये फर्स्ट वाला पार्ट ना भी करते, अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए बी क्या दिया हुआ है, डायामीटर, ओ क्या है, मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मुझे मिड पॉइंट गिवन है, इसको मैंने ए बी लिया, तो आई नो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए
a plus 4 by 2 equals to 1, b minus 1 by 2 equal to -3. a की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आएगी -5. हमारा पहले वाला गलत है ना बच्चों. दिखाओ. हाँ ये भी गलत कर दिया मैंने. ये सही है. ये सही है. क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, हो गया. क्वेश्चन नंबर 18. कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसे स्क्वायर बनाकर दिया हुआ है. दिस इज ओ, बी, सी एंड डी. लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई है आपको. ठीक है. फर्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ओसी या फिर मिड पॉइंट ऑफ बीबी, जो भी निकाल लो. ये 0 0 वर्टेक्स. बी वर्टेक्स क्या होगा? 2a0. सी क्या होगा? और डी क्या हो जाएगा? 0 2. चाहे आप एसी ओसी का वर्टेक्स निकाल मिड पॉइंट निकालोगे, चाहे बीडी का, आंसर आपके पास क्या आएगा? ठीक है. लेंथ ऑफ डायगोनल ओसी. पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो. वही लगा लो. √2 into साइन. ठीक है. तो दिस विल बी 2√2. बी पार्ट आंसर. कल टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का. अच्छा, यू कैन स्टे फॉर योर वर्कशीट अगर करनी है.